is my 9th video of bookkeeping and accountancy for SYGC students of Maharashtra as per revised syllabus 2021. Now students, in this lecture I will complete the theory of the final accounts. ठीक है. Now ये चैप्टर के लिए मैंने हर एक चीज़ मेजॉरिटी चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की है और हर एक चीज़ पे मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, अब ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से आ जाता है तो इसके बहुत सारे ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट्स आपको आगे के चैप्टर्स में भी हेल्प करेंगे. तो इसकी थ्योरी अच्छे से कर लीजिए. सारे ट्रांजैक्शंस के इफ़ेक्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए बिकॉज जो कॉमन ट्रांजैक्शंस होंगे वो आगे के चैप्टर्स में मैं उतना रिपीट नहीं करूँगी. जो सिर्फ नए उस चैप्टर में जो नई चीज़ें होगी उसी पे हम लोग फोकस करेंगे. ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं. आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ हिडन एडजस्टमेंट्स. नाउ व्हाट डू मीन बाय हिडन एडजस्टमेंट्स? अब एडजस्टमेंट्स है तो ऑलवेज विल कैरी टू इफेक्ट्स. ठीक है, वो हमें भूलना नहीं है. जो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ चीज़ें दी होती है उसी का वन इफेक्ट होता है. एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट्स हमें देने ही है. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हिडन एडजस्टमेंट? नाउ ये चीज़ें हमें ट्रायल बैलेंस में ही दी होगी बट उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ब्रैकेट में दिया होगा. ओके, नाउ जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो दैट वेजेस, सैलरी और रेंट दिया हुआ है और ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ्स. अभी व्हाट डू मीन बाय दिस? अभी इससे हमें क्या समझना है? क्योंकि हमारे दिमाग में तो क्या आता है दैट ट्रायल बैलेंस दिया रहता है क्वेश्चन में और उसी के नीचे एडजस्टमेंट दिया रहता है वर्ड के फॉर्मेट में. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यू विल नॉट बी गिवन द complete sentence. Okay, so just few words they will give you. So from that you have to identify that what they are trying to say. Okay, now as we know that we prepare the accounting year for 1 year, that means for 12 months. ठीक है, अब यहाँ पे वेजेस और सैलरी कितने मंथ्स के लिए पे हुआ है? 10 मंथ्स के लिए पे हुआ है. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अभी भी 2 महीना क्या है? आउटस्टैंडिंग. यानी हमें 2 महीने का या तो सैलरी या तो वेजेस या तो रेंट पे करना बाकी है. तो दिस इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. ओके, ये आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए. प्रॉपर सेंटेंस में नहीं दिया होगा. ओके, जैसे अगर आपको नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि आउटस्टैंडिंग रेंट 1000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000, तो दैट इज वेरी मच क्लियर फॉर यू. But when it is given in this format, so you have to understand that 2 months is remaining still. Okay, तो पेएबल है हमारे लिए. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट क्या होता है ये आप लोगों ने सीखा हुआ ही है, राइट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होगा? ऐड टू एक्सपेंसेस, यानी कि जहाँ पे भी ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ पे डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे. नाउ पेएबल है तो मतलब कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा. नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड और ब्रैकेट में लिखा है 11 मंथ्स. अगेन सेम कॉन्सेप्ट. नाउ रिसीव्ड है, ये इनकम के बारे में बात हो रही है. सो हमें सिर्फ 11 महीने का रेंट मिला है. हमें कितने मंथ्स का रेंट मिलना चाहिए? 12 महीने का मिलना चाहिए. सो अभी भी 1 मंथ क्या है? बाकी है. अगेन आउटस्टैंडिंग इनकम है. तो आउटस्टैंडिंग इनकम का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एड टू इनकम्स. यानी इनकम कहाँ पे दी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड. नाउ यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? इनकम रिसीवेबल है तो बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा. अभी नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट. नाउ एडवर्टाइजमेंट हमें पता है स्टूडेंट्स दैट वी राइट P&L अकाउंट डेबिट साइड ओनली, राइट? मैंने ये स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट पे एडजस्टमेंट दिया है बिकॉज ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पूछा जाता है. नाउ क्या लिखा है? एडवर्टाइजमेंट और ब्रैकेट में लिखा है 3 years. नाउ 3 years, अभी हम लोग तो अकाउंटिंग जो ईयर होता है हमारा वो कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का होता है, यानी कि 1 year का होता है. ठीक है, वो हमारा स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है. उसके बाद हमें हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, ना यहाँ पे तो 3 years के लिए पेमेंट है. मतलब इसका मतलब क्या हुआ है कि 2 years का क्या है? एडवांस पेमेंट हो चुका है. प्रीपेड है ये. तो प्रीपेड है तो प्रीपेड ऑलवेज क्या होगा? लेस होगा. ठीक है, सो लेस होगा मतलब ये एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट जैसे मैंने बोला कि P&L में होगा तो लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. एडवर्टाइजमेंट में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. ठीक है, और ये एडवांस पेमेंट है, आगे भी हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है तो बैलेंस शीट कहाँ पे जाएगा? एसेट साइड जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया है 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 October 2018. ठीक है, अब आपने ये 10% बैंक लोन लिया है तो परसेंटेज भी दिया हुआ है,
डेट भी दिया हुआ है। ओके, और अगर ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी आपको इंटरेस्ट का वैल्यू दिया नहीं है तो इसका मतलब होता है कि अक्टूबर 2018 से अगर आपने लिया है, तो फॉर एन एग्जाम्पल आपका 31 मार्च 2019 को ईयर कंप्लीट होगा, यानी कि अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट क्या है, ड्यू है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, आपको बैंक लोन पे पेएबल है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? नाउ फर्स्ट इफेक्ट इसका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ गया, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, क्योंकि हमें बैंक लोन पे उसे पे करना है। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाके ऐड टू लोन करना है, यानी कि लोन में वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऐड हो जाएगा। समझ में आया ये आपको? क्योंकि बैंक और इन जो बैंक लोन होता है और इंटरेस्ट, दे आर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ ईच अदर। जब भी हम लोग बैंक लोन के ईएमआई पे करते हैं तो हमेशा किसके साथ पे करते हैं, इंटरेस्ट के साथ ही पे करते हैं, तो इंटरेस्ट उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ यहाँ पे मैंने 10% डिबेंचर्स लिया है। अभी डिबेंचर्स की जगह पे इन्वेस्टमेंट ही सिर्फ लिखा हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, नाउ 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स जाएगा एसेट्स में। ओके, और जैसे बैंक लोन जाएगा लायबिलिटीज में। सो यहाँ पे हमें ऐसे ही इंफॉर्मेशन दी है, रेट ऑफ परसेंटेज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और टेकन ऑन 1 जनवरी 19 बोला है। अभी 1 जनवरी 19 है, ईयर एंडिंग अगर 31 मार्च 19 है, सो हमारे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हुआ यहाँ पे, 3 मंथ्स का, जनवरी, फरवरी और मार्च। अभी बैंक लोन पे इंटरेस्ट पेएबल है, तो इन्वेस्टमेंट्स पे हमें क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया ये, राइट। सो आउटस्टैंडिंग इनकम ही है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन सिर्फ देने का तरीका अलग है, तो वो ही हमें सिर्फ समझना है। ठीक है, नाउ इसका फर्स्ट इफेक्ट इनकम ड्यू है। सो पहला इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम रिसीवेबल है। और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, समझ में आया ये? यहाँ पे आप इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे ऐड नहीं करोगे। ठीक है, बिकॉज डिबेंचर्स जो होते हैं वो हम पहले ही खरीद चुके होते हैं, इन्वेस्टमेंट हम पहले ही खरीद चुके होते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो हम सेपरेटली लिखेंगे, क्योंकि वो हमें सेपरेट वे में इंटरेस्ट रिसीव होता है। समझ में आया? ठीक है, ये हम लोग जब भी इफेक्ट्स अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट दिस क्वेश्चन, ये मैंने इलस्ट्रेशन लिया है छोटा सा, वो आप ले लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अब इसी के हिसाब से हम लोग ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे, जो भी मैंने आपको समझाया, और एक मैंने एडिशनल पॉइंट यहाँ पे इंश्योरेंस का लिया हुआ है। ठीक है, आप वन बाय वन हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। ऑलराइट, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलिए प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ ट्रायल बैलेंस में हमें सबसे पहले दिया है वेजेस, तो वेजेस कहाँ पे जाता है स्टूडेंट्स, जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। वेजेस इनर कॉलम में ही जाएगा, देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑन इट। सो 10 मंथ्स का हमें दिया हुआ है, यानी कि 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है, जैसे मैंने आपको समझाया था, राइट। आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट बना दिया। ओके, सो मेरा वेजेस है, टोटल अभी तक का पेमेंट हुआ है 10,000 फॉर 10 मंथ्स, तो मुझे 10 मंथ से ही इसको डिवाइड करना है। अगर मैं 10,000 को 10 मंथ से डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1,000 पर मंथ, पीएम यानी पर मंथ। ठीक है, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी 2 मंथ से, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2,000। सो ये जो 2,000 है वो मेरा आउटस्टैंडिंग वैल्यू है। ओके, नाउ वेजेस में आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होगा, एड टू एक्सपेंसेस, या इनकम है तो इनकम में, यहाँ पे हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो उसमें ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, 2,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा वेजेस का टोटल वैल्यू आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 12,000 फॉर द 12 मंथ्स। ओके, अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, पेएबल है, तो यहाँ पे मुझे लायबिलिटीज में लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, आउटर कॉलम। ठीक है, उसी के बाद रेंट। नाउ रेंट हमें क्रेडिट साइड में दिया है, हमारी इनकम है, हमारा इनकम आउटस्टैंडिंग है, सो बाय रेंट 11,000
इनर कॉलम, अब यहाँ पे भी हमें 11 मंथ्स के लिए बोला है, तो अगेन 11,000 आई विल डिवाइड विद द 11 मंथ्स, तो मुझे 1,000 पर मंथ मिलेगा और एक ही महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो अगेन इनकम आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग 1,000। सो आउटर कॉलम में अगेन यहाँ पे भी वैल्यू कितना जाएगा, 12,000 जाएगा। ठीक है, अभी इनकम आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ पे जाएगा, एसेट्स में जाएगा। ओके, सो आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट रिसीवेबल भी आप लिख सकते हो, आउटर कॉलम में 1,000 और एसेट्स में आपने आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा है तो इट इज बट ऑब्वियस दैट इट इज इनकम रिसीवेबल। ओके, नाउ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। सो टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, अमाउंट कितना दिया है इसका, 9,000 दिया है। ओके, नाउ इट इज पेड फॉर 3 years, सो आप 9,000 को क्या करोगे, 3 years में डिवाइड करोगे। ओके, सो यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट की बात करती हूँ, 9,000 डिवाइड बाय अगर आप 3 years करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3,000 पर एनम। ऑलराइट, अभी यहाँ पे आपका कितना प्रीपेड है, 2 years का प्रीपेड है, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगी, 2 years, सो आई विल गेट द अमाउंट ऑफ 6,000। सो 6,000 इज माई प्रीपेड वैल्यू। ओके, सो प्रीपेड ऑलवेज क्या होगा, लेस, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लेस प्रीपेड। ओके, 6,000 इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 3,000। समझ में आया ये आपको, राइट। अभी प्रीपेड है, एडवांस में हमने एक्सपेंसेस पे करके रखे हैं तो कहाँ पे जाएगा, एसेट्स। सो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, व्हाट विल बी द अमाउंट, 6,000। 6,000 इज अ प्रीपेड वैल्यू है, आउटर कॉलम का वैल्यू नहीं लिखना है, जो हमें इनर कॉलम में वैल्यू मिला है वो लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years। ओके, अब उसमें लिखा है WEF यानी कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2018। अभी मैंने दोनों ही एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि दोनों तरीके से पूछा जाता है। नाउ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्या है, आपको कंप्लीट दिया है कि 3 years ही है, तो दैट मीन्स कि ये ईयर में पूरा यूटिलाइज हुआ और 2 year एक्स्ट्रा है। नाउ यहाँ पे मतलब क्या होता है, दैट 2 years का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है एडवर्टाइजमेंट का, but that starts from 1 October 2018 and our year ending is 31 March 2019। ओके, सो 6 months ही इस ईयर में यूटिलाइज हुआ है, बाकी का 1.5 year, 1.5 साल का क्या है, एडवांस। समझ में आया ये आपको, ठीक है। तो अभी आप इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, नाउ अगेन एडवर्टाइजमेंट है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, राइट। सो अगेन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू एडवर्टाइजमेंट। ओके, नाउ अमाउंट इज 8,000। ओके, चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट 8,000 है, डिवाइड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू 2 years, राइट। तो मतलब पर एनम कितना हुआ, 4,000 हुआ, राइट, पर एनम हो गया 4,000। ना अभी 4,000 में से भी मेरा सिर्फ 6 months इस साल में यूटिलाइज हुआ है, ठीक है, बाकी का सारा क्या है, प्रीपेड है। ओके, अब इसमें मैंने क्या किया था, ये वाले एडवर्टाइजमेंट में मैंने 3,000 को मल्टीप्लाइड बाय 2 years कर दिया तो मुझे 6,000 प्रीपेड वैल्यू मिल गया। ओके, अब यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, आप 6 महीने का आंसर ढूंढ लो, 6 महीने का आंसर कितना होता है, 2,000, बराबर है। तो 2,000 मेरा क्या है, आउटर कॉलम का वैल्यू है, उतना मेरा इस साल में एक्सपेंस हुआ है, तो बाकी का मेरा 6,000 क्या है, प्रीपेड वैल्यू है। ओके, तो प्रीपेड यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, सो लेस प्रीपेड 6,000 हो गया। समझ में आया आपको, ओके। और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज कि 4,000 एक साल का है, समझ में आया, और 6 महीने का एडवांस है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, मुझे करना है यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस 2,000। सो अगेन मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, 6,000 इज माई एडवांस। तो ऐसे भी आप ढूंढ सकते हो कि एक साल का तो एडवांस पूरा है ही और 6 महीने का एडवांस है, तो टोटल कितना हो गया, 6,000 इज माई प्रीपेड वैल्यू।
तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि लेस प्रीपेड 6000 और फिर मुझे आउटर कॉलम का वैल्यू मिलेगा 2000। समझ में आया? ठीक है। सो सेम वे आप वापस यहाँ पे क्या लिखोगे, एसेट्स में एडवर्टाइजमेंट आपका क्या है, प्रीपेड 6000। समझ में आया ये आपको? ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे होता है? यस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सो इंश्योरेंस प्रीमियम मैं यहाँ पे डेबिट में लिख देती हूँ। ओके, अब 12,000 है। अब उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट लिया है, ठीक है, क्योंकि कई बार आपको एडजस्टमेंट में सीधा सीधा बोल देंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस इज ₹500 200 वॉट एवर द अमाउंट इज, बट यहाँ पे हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन दी है। इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2019। अब आप सोचोगे कि हमारा ईयर एंडिंग तो 31 मार्च है, लेकिन तो फिर ये कौन से ईयर एंडिंग की बात हो रही है? ये बात हो रही है इंश्योरेंस पॉलिसी की, ठीक है। सो कंपनी ने शायद इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो लास्ट ईयर, ओके, कभी लिया होगा, लास्ट ईयर उन्होंने जुलाई में लिया होगा। तो अगर उन्होंने 1 जुलाई से उनका इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ईयर एंडिंग कौन सा होता है? 30 जून। ओके, लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर तो कब कंप्लीट हो जाता है? 31 मार्च, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि अप्रैल, मई और जून, ये 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर में जाएगा, यानी इसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। सो ये 3 मंथ्स का अगेन क्या हो गया? प्रीपेड हो गया। ओके, अब यहाँ पे अमाउंट कितना है? 12,000 है, राइट। अब मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ कि ये इंश्योरेंस है, राइट। 12,000 इज फॉर द एंटायर ईयर। पॉलिसी का साल भी एक ही साल होता है, ये सब जनरल इंश्योरेंस है, तो जनरल इंश्योरेंस हमें एक एक साल पे रिन्यू करने पड़ते हैं, तो एक साल का ही पेमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने 12,000 जो किया है वो एक साल का पेमेंट किया है, लेकिन उसका ईयर एंडिंग है 30 जून, लेकिन मेरा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को कंप्लीट होता है, तो 3 मंथ्स का मेरे लिए क्या होगा? प्रीपेड। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड बाय 12, राइट। तो मेरा अगेन वैल्यू क्या हो गया? 1,000 पर मंथ, ठीक है। अब कितने मंथ्स का एडवांस है? 3 मंथ्स का एडवांस है, तो मल्टीप्लाइड बाय मैं क्या करूंगी? 3 मंथ्स, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3,000। ऑलराइट, ठीक है। तो अब ये 3,000 मुझे क्या करना है? इंश्योरेंस में से लेस करना है। यस, इट इज लेस प्रीपेड। सो 3,000 यहाँ से माइनस करेंगे, तो आउटर कॉलम में आंसर कितना जाएगा? 9,000। समझ में आया ये आपको? अगेन प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, 3,000। समझाइए आपको? ओके, नेक्स्ट 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। जैसे मैंने आपको समझाया था कि बैंक लोन अगर हमने लिया है, राइट, सो लोन है तो कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी साइड जाएगा, और मैं लिखूंगी ऐसे ही कि बैंक लोन 10% बैंक लोन, ओके, ब्रैकेट में मुझे लिखना है टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। इनर कॉलम में जाएगा 60,000। नाउ अक्टूबर से मार्च कितना मंथ्स होता है? 6 मंथ्स। सो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इस पे ड्यू है ना। यहाँ पे मैंने ट्रायल बैलेंस लिया है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी इंटरेस्ट वैल्यू पहले से ली नहीं है, तो इसका मतलब कि पूरा 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो पेएबल है। ओके, सो यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है ऑन 60,000। सो 60,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हो, यानी 60,000 पे अगर आप 10% निकालोगे तो कितना होगा? 6,000। तो 6,000 का हाफ कितना होगा? 3,000, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एड इंटरेस्ट ड्यू, ओके, 3,000। सो टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा लोन का? 63,000 इज माई पेएबल वैल्यू ऑफ लोन, ओके। आप इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं जमता है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डिवाइड बाय 100, अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड डिवाइड बाय 12 मंथ्स, ठीक है। तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा 3,000। ऑलराइट, ओके। नाउ इंटरेस्ट ड्यू है, पेएबल है, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया,
तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है, टू इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक लोन। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू लिख के नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि किस पे इंटरेस्ट ड्यू है। सो बेटर राइट फुल इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक लोन। ओके, so the amount will be in the outer column 3000. All right, next is 10% debentures taken on 1st January 2019. Now debentures लिया है, it's a sort of investment, so उसे भी मैं ऐसे ही लिखूंगी 10% debentures ब्रैकेट में taken on 1st January 2019. All right, the amount is 40,000. Now here January to March, only 3 months interest is due. Amount outer column में लिखूंगी मैं सीधा 40,000, राइट। ओके, 40,000 आउटर कॉलम में लिखा है मैंने। क्यों आउटर कॉलम में लिखा है? क्योंकि डिबेंचर्स, शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज जब हम परचेज करते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास वो पहले ही आ जाता है। उसका जो पहले के ज़माने में सर्टिफिकेट्स आते थे, हार्ड कॉपी आती थी, आज के ज़माने में वो सब डीमैट अकाउंट में आता है। ठीक है, तो वो शेयर्स, डिबेंचर्स जो चीज़ें हैं वो हमें पहले ही मिल जाती है, लेकिन उस पर जो मिलने वाला इंटरेस्ट या डिविडेंड होता है दैट वी गेट सेपरेटली बाय चेक। ओके, तो वो कभी उसमें ऐड नहीं होता। समझ में आया ये आपको? ठीक है, सो ये उस पर आप इंटरेस्ट हमेशा क्या करोगे, अलग से लिखोगे। तो यहाँ पे मैं उसके नीचे ही लिख देती हूँ, सिर्फ आपको ऐड नहीं करना है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। ओके, अब कैलकुलेट कीजिए 40,000 पे 10% यानी कि कितना हुआ, 4,000। 4,000 इज फॉर फुल ईयर। ओके, 6 मंथ्स का वैल्यू कितना होगा, 2,000, और उसका भी हाफ कीजिए तो यानी वैल्यू कितना होगा, 1,000। 1,000 मेरे लिए रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल है तो इनकम आउटस्टैंडिंग हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा बाय इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। ओके, आउटर कॉलम में जाएगा 1,000। आई होप यहाँ तक आपको एडजस्टमेंट्स क्लियर हुए होंगे। लेट्स मूव अहेड। You have to understand treatment of some important items appearing in the trial balance only. तो जब आपको कुछ चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दी है तो वो चीज़ें फाइनल अकाउंट्स पे कहाँ पे जाएगी डायरेक्टली, वो हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पे हम फोकस करने के लिए एक चार्ट, एक टेबल देखते हैं। नाउ एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो फिर एक ही इफेक्ट जाएगा, दैट इज लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एज वी नो कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें दी होती है उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है। ठीक है, नाउ एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड, एनी आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट साइड, एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, नाउ ये चीज़ें हम एडजस्टमेंट में जब आती है चीज़ें तो हमें दो इफेक्ट्स देनी है। एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि उसकी इफेक्ट नहीं दी गई है, वो अनरिकॉर्डेड है, राइट, इसलिए दो इफेक्ट्स देने हैं, यानी डेबिट हैज टू बी इक्वल्स टू व्हाट, क्रेडिट। बट जब ट्रायल बैलेंस में दे दिया है तो वन इफेक्ट इज ऑलरेडी डन, सो वी हैव टू जस्ट गिव दी अनदर इफेक्ट। ओके, ये मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के चार्ट में भी समझाया था 4th वीडियो में कि अगर वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है या आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो हमारे लिए अमाउंट या तो बेनिफिट रिसीवेबल है, इसलिए वो हमारे एसेट्स है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो वो हमारे लिए अमाउंट पेएबल है, तो वो हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, अगर इतना सब भी आपको समझ में ना आए, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द सिंपल थिंग, ट्रायल बैलेंस में अगर आपको डेबिट साइड में इसका अमाउंट दिया है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का, ठीक है, तो वो एसेट में ही जाएगा, क्योंकि ये भी हमने रूल सीखा है कि डेबिट वाली चीज़ें हमेशा डेबिट में जाती है, क्रेडिट वाली चीज़ें हमेशा क्रेडिट में जाती है, साइड कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट। सो क्रेडिट में अगर आपको कुछ चीज़ें दी है तो वो लायबिलिटी में जाएगी। ठीक है, फिर आपको ये कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि ये एक्सपेंस था कि इनकम था, आउटस्टैंडिंग था कि प्रीपेड था। तो जस्ट सिंपली रिमेंबर, इफ इन द डेबिट साइड यू हैव गिवन एनी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, it will go to assets, and if it is given in the credit side any advance or outstanding, it will be transferred to the liability side of the balance sheet, right। अगर आपको डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दिया है ट्रायल बैलेंस में तो वो सीधा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में।
तो ये अज्यूम किया जाएगा कि एसेट्स में से वो एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। अगर लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट है तो हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड वाइस वर्सा अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स दिया है तो क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यानी हमने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है तो वो हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमें उनको फ्यूचर में वापस देना पड़ेगा। तो सेम वे अगर हमने किसी को डिपॉजिट दिया है तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट, तो एसेट साइड पे जाएगा। क्लियर है ये, राइट। डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इज अ लायबिलिटी, डिपॉजिट गिवन इज योर एसेट। अकाउंट, अगर आपको सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में दिया है तो अगेन डेबिट यानी एसेट्स में जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड में दिया है तो वो लायबिलिटी में जाएगा। समझ में आया ये, राइट। नो बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स का मतलब होता है कि ये पैसा हमें मिलने वाला है, यानी जो बिल्स रिसीवेबल है वो हमने बैंक को सौंप के रखा है। सो जब भी उसका मेच्योरिटी होगा, ओके, जब भी उसका पैसा कलेक्शन करना होगा तो हमारे बिहाफ पे बैंक जाके कलेक्ट करके लेके आएगा, राइट। सो ये भी हमारे लिए फ्यूचर में पैसा रिसीवेबल है, अमाउंट रिसीवेबल है, सो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। देन इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, ओके, तो इट विल गो टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी ये जो चीजें मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, that is provident fund contribution, provident fund investment, provident fund and interest on provident fund investment, this is very very important, और ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ठीक है, जो देना चाहिए था लेकिन उसमें नहीं आपको इंक्लूड किया है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीजें क्या होती है, आपने कभी सुना होगा प्रोविडेंट फंड के बारे में, ओके। अगर नहीं सुना है तो जब भी कोई भी एम्प्लॉय काम करता है, certain percentage of his or her income transfer is to be transferred to the provident fund, okay। provident fund क्या होता है कि उसमें उसका पैसा जमा होता है, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से भी होगा, ठीक है, वो फंड में जमा होगा। जब भी वो पर्सन वहां से रिटायर होगा या जॉब छोड़ के जाएगा तो उसको वो प्रोविडेंट का पैसा जो है वो मिलेगा, राइट। सो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो मैंने अभी आपको बोला कि जो कंपनी की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है, अभी फॉर एग्जांपल कि मेरा सैलरी है 10,000, ओके, उसका 10% मुझे प्रोविडेंट फंड में डालना है, तो 1,000, तो मैं 1,000 प्रोविडेंट फंड में डालूंगी तो मेरी कंपनी भी 1,000 डालेगी, तो जो 1,000 उसने डाला दैट इज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, तो वो कंपनी के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, तो वो जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। देन प्रोविडेंट फंड में जो पैसा गया वो तो जमा हो गया, मेरा 1,000 कंपनी का 1,000, तो वो हो गया प्रोविडेंट फंड, ओके। अभी जब प्रोविडेंट फंड ऐसे ही बस पड़ा रहेगा, हम हर महीने 2-2 हजार रुपए डालते जाएंगे, तो जब मैं आज 20-25 साल के बाद रिटायर होंगी तो उसका क्या फायदा, ओके, उसका मॉनिटरी वैल्यू उतना रहेगा नहीं, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास भी एक्स्ट्रा सेविंग्स होती है तो हम लोग उसको सिर्फ बैंक में या अपने घर के तिजोरी में जमा करके रखते हैं, नहीं, हम उसमें से अर्निंग करने का सोचते हैं। तो अर्निंग करने के लिए या तो हम बैंक में एफडी रखते हैं या म्यूचुअल फंड्स या हम लोग डिबेंचर्स या शेयर्स, ऐसी कोई चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें उससे क्या मिले, इंटरेस्ट। सो जो प्रोविडेंट का पैसा है वही कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहीं पे पैसा वो लगाएगी, राइट। तो वो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट्स में जाएगा। अब उससे जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो कंपनी का इनकम नहीं है, ओके, वो एम्प्लॉयज का इनकम है, इसलिए वो जाएगा एड टू प्रोविडेंट फंड, क्योंकि वो पैसा प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो एम्प्लॉयज को मिलने वाला है एट द एंड, इसीलिए उसका इंटरेस्ट भी प्रोविडेंट फंड में ऐड होगा, ओके। क्लियर विद दिस, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में ही दी होगी, ओके। नेक्स्ट, ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन, जब आप ट्रायल बैलेंस अब जब मार्क करोगे तो अगर ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, ठीक है, तो वो जाएगा डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ अगर आपको ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री, ऑफिस, जनरल या मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है, राइट, तो उस वक्त ट्रेड एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा, और जो भी सन्ड्री, ऑफिस, जनरल या मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है वो डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा, ठीक है। वैसे तो ट्रेड एक्सपेंसेस भी मिसलेनियस इन नेचर ही है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ ये भी सन्ड्री, ऑफिस या जनरल, मिसलेनियस अलग से हेडिंग दिया गया है तो उस वक्त ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में डालो और बाकी एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड
लॉस में डालो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में मेरी फाइनल अकाउंट है उसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, सो बी रेडी विथ योर आंसर बुक, ओके, योर स्टेशनरी, वी विल सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, तब तक आप ये अच्छे से पूरे वीडियोस देख लीजिए, पूरा इसे नोट करके आपकी जो थ्योरी है, जो आपके एडजस्टमेंट्स है, फॉर्मेट्स है, वो आपके नोटबुक में तैयार कर दीजिए, ताकि हम लोग जब सम्स करें तो आप उसे तुरंत रिफर कर सके कि इसका इफेक्ट क्या आएगा। समझ में आया ये आपको? ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर।